नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 12वीं में 99.37% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं। वहीं इस बार 99.67% छात्राएं और 99.13% छात्र सफल घोषित किए गए हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिन्हें परीक्षा रद्द होने के बाद रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था। सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस बार परीक्षा रद्द करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में हम चाहते थे कि जो परिणाम घोषित किया जाए वो वास्तविक परिणाम हो, जो परीक्षा होने के बाद होता है। इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया और आज परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरी पारदर्शिता के साथ वास्तविक परिणाम को घोषित करने में सीबीएसई सफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों से जिन्हें लगता है कि वे अधिक मेहनत कर सकते थे या बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, वे अपने अनुभव से सीखें और अपना सिर ऊंचा रखें। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अवसरों से भरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आप सभी प्रतिभा का पावर हाउस हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित 12वीं कला, विज्ञान और वाणिज्य का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो ने परीक्षा परिणाम की घोषणा की। इस बार विज्ञान में 86.89, वाणिज्य में 90.33 और कला संकाय में 90.71% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। परिषद के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि इंटरमीडिएट विज्ञान की परीक्षा में 88,145 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 56,445 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी से सफल हुए। उन्होंने बताया कि विज्ञान संकाय में सफल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 64% रही है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी। 11वीं की परीक्षा में प्राप्त अंक को तथा 20% इंटरनल असेसमेंट तथा प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया है। उग्रवाद प्रभावित चतरा जिले की बेटी कल्पना ने झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में 97.2% अंक लाकर जिले की टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। के राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा कल्पना कुमारी ने अपने परिश्रम के बल पर न सिर्फ अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि जिले के लोग भी कल्पना की कामयाबी पर खुश हैं। कल्पना की प्रमिला देवी बेटी की सफलता को देखकर बेहद प्रसन्न है। हमको बहुत खुशी महसूस हो गया है कि मतलब हम घर दूरा छोड़ के लान के यहाँ से पढ़ा रहे हैं, ताज मेहनत के फल हमको आँख के सामने हम देखे। खुशी। जिला टॉपर कल्पना अपने परीक्षा परिणाम से बेहद खुश है। उसने भविष्य में डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर की है। कल्पना का कहना है कि परिश्रम करने वालों के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। जिस तरह से मैं मेहनत करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जरूर मतलब मैं 90% से ऊपर आएगा, लेकिन जितना मेरा उम्मीद था उससे ज़्यादा मेरा परसेंटेज आया है। और हम और चाहते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करें और 12th में मेरा और अच्छा मार्क्स आए और हम मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी मैट्रिक परीक्षा परिणाम में छात्रों की अपेक्षा छात्राओं का प्रदर्शन बेहतर रहा है और चतरा की कल्पना कुमारी ने भी जिला टॉपर बनकर यह साबित कर दिया है कि अब लड़कियां भी पीछे नहीं हैं।
चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। संसद के दोनों सदनों में कथित पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 अगस्त पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के विरोध और नारेबाजी की वजह से सदन की कार्यवाही मानसून सत्र के 9वें दिन भी बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी दलों के सदस्य अपने मुद्दों को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने बार बार सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठने को कहा, लेकिन वे नहीं माने। राज्यसभा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही। पहले स्थगन के बाद सदन की बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। अंततः सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। संशोधन विधेयक 2021 सदन में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोविड-19 के 42,360 मरीज मिले हैं। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 44,230 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 42,360 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.38% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,05,155 है। बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना से देश भर में 555 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,47,105 तक पहुंच गई है। इनमें से 3,41,720 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है, जबकि इस वैश्विक महामारी से 5,126 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब 259 संक्रमित इलाजरत हैं। पिछले 24 घंटे में 34 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही रिकवरी दर 98.44% पर पहुंच गई है। गढ़वा जिले के हरादाग गांव में 19 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 4 दिन पूर्व मध्य प्रदेश के सागर होते हुए कुछ लोग गांव लौटे थे, जिनकी जांच रेलवे स्टेशन पर की गई थी। इसमें एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया था। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए 25 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 19 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद जिले में कोविड सक्रिय मरीजों की संख्या 20 हो गई है। बाद में सभी संक्रमितों को जिला अस्पताल स्थित कोविड वार्ड में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। राज्य और केंद्र के दिशा निर्देश के आलोक में दिनांक 25 को हम लोगों ने रेलवे स्टेशन गढ़वा से जिन यात्रियों का सैंपल संग्रहित किया था, उसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के क्रम में जब हम लोगों ने उनके घर के सदस्यों एवं उनके पड़ोसियों की जांच की तो कल 19 लोग संक्रमित पाए गए। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 45 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 45 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड टीके की खुराक दी जा चुकी है। कल देश में 51,83,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,63,915 लोगों को टीका लगाया गया। इसमें 1,23,989 को पहला और 39,926 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विशेषज्ञ समिति ने कोविड के टीकों कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिश्रित खुराकों पर अध्ययन के लिए मंजूरी की सिफारिश की है। औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने कोविड-19 टीकों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिश्रित खुराकों पर अध्ययन के लिए मंजूरी की सिफारिश की है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की विनिमयशीलता अध्ययन प्रोटोकॉल के आवेदन को सीएमसी वेल्लोर द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
सीएमसी वेल्लोर में मिश्रित खुराकों का ट्रायल किया जाएगा। इससे पहले भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 2 से 17 साल के बच्चों पर कोवैक्स टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए कुछ शर्तों के साथ अनुमति देने की मंगलवार को सिफारिश की। परीक्षण में 10 जगहों पर 920 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 12, 17 और 2 से 11 आयु वर्ग के प्रत्येक वर्ग में 460 बच्चों को शामिल किया जाएगा। देश भर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस दिशा में रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिससे अब लोगों को मुसीबत के समय राहत मिल सकेगी। देश भर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सब्यसाची मंडल ने बताया कि रांची सदर अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इसकी क्षमता 6000 किलोलीटर है। मेरे पीछे में ये लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट बन के तैयार हो चुका है। इसकी कैपेसिटी है 6000 किलोलीटर और एक सप्ताह के अंदर में इसका कनेक्शन हम लोग का मैनीफोल्ड से हो जाएगा, जिससे हम लोग 3rd फ्लोर या चाहे तो 4th और 5th फ्लोर को भी हम लोग इससे सप्लाई दे सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परिजनों को घंटों कतार में खड़े रहना पड़ा था। उम्मीद है कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होने से ऐसी परेशानी नहीं आएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल और ये गैस ये से एनओसी लेना पड़ता है, उसके बाद फिर ये हम लोग के हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में 7 से 10 दिन तक लगेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाने से निश्चित तौर पर मरीजों को बड़ी सुविधा होगी। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने मेजबान जापान को 3 के मुकाबले 5 गोल से विजय दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बेहतर प्रदर्शन पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ है। इधर पीवी सिंधु ओलंपिक में बैडमिंटन की महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को 21-13, 22-20 से हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक में महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए पदक पक्का कर दिया है। वेल्टर वेट श्रेणी के क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने चीनी ताइपे की नियेन चिन चेन को 4-1 से हराया। अब सेमीफाइनल में लवलीना का मुकाबला तुर्की की बसनाज सुरमेनेली से होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लवलीना बोरगोहेन को सेमीफाइनल में पहुंचने पर बधाई दी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लवलीना की इस जीत पर उन्हें बधाई दी। भारतीय शुभकामनाएं भेजते हैं कि आप गोल्ड मेडल जीत कर आए और देश को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और बाकी भी जितने इवेंट्स हमारे बचते हैं उसमें हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें, ऐसी हमारी उम्मीद है। आई एम सुपर एक्साइटेड दैट सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की सड़क हादसे में मौत के मामले को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार से 1 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सुरक्षा की स्थिति का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से 1 हफ्ते में जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। गुरुवार को एससीबीए प्रेसिडेंट विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए ये कहते हुए इनकार किया था कि हाईकोर्ट पहले ही जांच के आदेश दे चुका है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने
राज्य की बिगड़ती विधि व्यवस्था पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा है कि प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दिनों धनबाद में न्यायिक सेवा के अधिकारी उत्तम आनंद और रांची में अधिवक्ता मनोज झा की दिन दहाड़े हत्या कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। श्री दास ने आरोप लगाया कि हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में सरकार विफल रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल से रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी रांची के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर पंडरा के निकट पुल पर पानी के तेज बहाव से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुआ है, जबकि तालाबों और डैमों के जल स्तर में भी वृद्धि हुई है। लगातार बारिश के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में आज और कल राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान लातेहार जिले में सर्वाधिक 102 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आम्रपारा में 92 मिलीमीटर, चतरा में 90.5 मिलीमीटर, पालूमात में 79 मिलीमीटर, मांडर में 84.8 मिलीमीटर, सियालचाक में 83.5 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। साथ साथ में आपके जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं वहां भी आपको भारी बारिश देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि जो सिनॉप्टिक फीचर, जो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया जो कि इंटीरियर गंगेटिक वेस्ट बंगाल और उसके नेबरहुड में एसोसिएटेड था, अभी वो गंगेटिक वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग झारखंड के पास में स्थित है और इससे जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन 7.6 किलोमीटर एबव मीन सी लेवल है और इसका लाइकली मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होने वाला है अक्रॉस बिहार और सदर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश अगले 2-3 दिनों में। घटते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की शर्तों में छूट देने को लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब रविवार को भी रात 10 बजे तक होटल और रेस्तरां सहित सभी दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी कार्यालय 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। अंतर राज्य बस सेवा की भी बहाली करा दी गई है। कक्षा 9, 10, 11 और 12 क्लास की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने का निर्णय पूर्णतया अभिभावकों की मर्जी पर होगा। स्कूलों में एसी नहीं चलाया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन लिए जाएंगे और यूजी तथा पीजी फाइनल ईयर की कक्षाएं चलेंगी। आईटी से जुड़े कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। शादी समारोह में 100 लोग उपस्थित हो सकते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची डिजीलॉकर की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। सत्र 2018-20 के MBA, HRN, PG और PhD के छात्र भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए छात्रों को डिजीलॉकर पर अपनी ID बनानी होगी। साहिबगंज कॉलेज को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन के तहत हुए सर्वे के अनुसार शिक्षण वर्ष 2020-21 में साहिबगंज कॉलेज को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कचरा प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, जल एवं हरित प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया। इसमें उपायुक्त राम निवास यादव, कुलपति सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राहुल कुमार संतोष, नोडल पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह और कॉलेज के छात्र छात्राओं का उत्कृष्ट योगदान रहा है।
कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के नए लाभुकों का लंबित शौचालय निर्माण का कार्य अगस्त महीने के अंत तक पूरा कराने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में महिला तथा पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय बनाने का निर्देश दिया गया। स्वयं सहायता समूहों के निर्माण से ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद से हम इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि किस तरह महिला समूह से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हो गई हैं। कल तक घरों की दहलीज में कैद रहने वाली महिलाएं आज रोजगार और कारोबार कर रही हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद की नीता और मीना देवी जैसी महिलाएं आज अपने हुनर के जरिए साबुन निर्माण कर 8 से 10 हजार रुपए महीने में कमा रही हैं। घर का कामकाज के बाद बैठकर समय बर्बाद करती थीं, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आज ये परिवार का सहारा बन गई हैं। साबुन बनाकर बेचने से इन्हें 8 से 10 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। सेलर के माध्यम से, समूह के माध्यम से हम लोग का साबुन का बिजनेस कर रहे हैं। 8 से 10 हजार तक हम लोग कमा रहे हैं। तो लोग पहले बहुत स्थिति खराब था, हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। तो हम लोग समूह में जब से जुड़े थे तो हम लोग का साबुन का ट्रेनिंग लिए थे, तो हम लोग साबुन बना करके जिससे 8-10 हजार महीना हो रहे हैं। इलाके की महिलाओं ने मिलकर मां गायत्री समूह का निर्माण किया और फिर 3 साल में इस समूह की महिलाओं ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। समूह की अध्यक्ष नंदिनी देवी का कहना है कि लॉकडाउन में काफी लोग बेरोजगार हुए, लेकिन उन लोगों का काम जारी रहा। और इस साल भी 2021 में भी लॉकडाउन लगा, उस समय भी हम लोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा लॉकडाउन का, क्योंकि लगातार हम लोग साबुन का प्रोडक्शन करते रहे हैं। हम लोग इससे लगभग महीने का 8 से 10 हजार रुपया मंथली इनकम कर लेते हैं। कोरोना काल में भी इस समूह से जुड़ी किसी सदस्य को रोजी रोटी की परेशानी नहीं हुई। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के श्याम सुंदर बोस का कहना है कि इन महिलाओं के उत्पाद पलाश के लिए सभी जिलों में पहुंच रहे हैं और इसमें इनका इनकम का एक अच्छा जरिया बन रहा है। घर में सभी तरह का समस्या का थोड़ा बहुत समाधान भी हो रहा है। और साबुन यहाँ पर जो बनता है वो ज़्यादातर पलाश मार्ट और हम लोग गिरिडीह और झारखंड का हर एक जिला में हम लोग भेजते हैं। गिरिडीह जिले की इन महिलाओं ने साबित किया है कि मेहनत और लगन के जरिए सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। कोरोना की आपदा के बीच बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था की गई है। मूक बधिर बच्चों में इस नए अनुभव को लेकर न सिर्फ उत्साह है, बल्कि वे अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे ये बच्चे काफी खास हैं। खास केवल इसलिए नहीं कि ये बोल और सुन नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि इनमें आम बच्चों से कहीं ज्यादा प्रतिभा और पढ़ाई के प्रति एक जुनून है। ऑनलाइन कक्षा की अवधारणा इन बच्चों में न सिर्फ लोकप्रिय होती दिख रही है, बल्कि इसमें वे ज्यादा सहज भी महसूस करने लगे हैं। और तो और ये मूक बधिर बच्चे पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन खास बच्चों के माता पिता भी इसकी गवाही देते हैं। जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है मैंने तत्काल में ही चालू हुआ है, इससे मेरा बच्चा को मैंने पहले से अच्छा फायदा मिल रहा है। ऐसे कोरोना काल में स्कूल तो बंद हो गया था, लेकिन जितना दिन से चल रहा है पर मेरा बच्चा मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी क्लास चलता है मैंने अभी अच्छा कंडीशन में। शिक्षकों को यह बात खासी खल रही है कि उनके प्यारे बच्चे भौतिक रूप से उनसे दूर हो गए हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी है कि वे पढ़ाई के इस पैटर्न को खूब एंजॉय कर रहे हैं। दिन से खल रही है, क्योंकि जो बच्चे छोटे थे तो अभी वो 1.5 साल 2 साल बड़े हो गए, तो अफसोस लगता है और लगता है कि बच्चों सब थे तो बहुत मन भी लगता था, और ये मोबाइल के जरिए तो उतना हो नहीं पाता उनसे संपर्क। थोड़ा कठिनाई तो हो रही है, बच्चे भी जुड़ रहे हैं। जब से हम लोग ऑनलाइन क्लास चलाना स्टार्ट किए हैं, अत्यधिक बच्चे जो है उत्साह से बहुत खुशी से जुड़ रहे हैं और बहुत मजा ले रहे हैं। गार्जियन भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा रेगुलर हो गए बच्चे हमारे,
और मस्ती से जो है क्लास कर रहे हैं। रांची स्थित क्षितिज मूक बधिर विद्यालय के प्राचार्य बताते हैं कि ये बच्चे वाकई में स्पेशल हैं, क्योंकि दिव्यांगता से जुड़ी कई मुश्किलों के बावजूद ये उनको मिल रही सुविधाओं से काफी आगे बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहते हैं बदलाव संसार का नियम है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के काम करने के तौर तरीकों में कई बदलाव आए। कोरोना की आपदा के बीच शिक्षा का यह नया स्वरूप भी इसकी एक कड़ी हो सकती है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क कोरोना से रोकथाम उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य शोध का भी यही निष्कर्ष है। कोरोना संक्रमण को। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीएसई और जैक बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम किया घोषित। सीबीएसई परीक्षा में 99% से अधिक छात्र हुए उत्तीर्ण। राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले में दिखी बढ़ोतरी। गढ़वा में एक ही गांव में 19 मामले आए सामने। टीकाकरण की रफ्तार राज्य में और बढ़ी। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। मुक्केबाजी में एक पदक पक्का। पीवी सिंधु पहुंची सेमीफाइनल में। और राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। लातेहार में सर्वाधिक 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। भाइयों, भूकंप संभावित पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड के खतरे के बारे में आज हमें भूविज्ञानी बताएंगे। सबसे पहली बात, कच्चे पहाड़ों पर मकान न बनाएं। पहाड़ी क्षेत्र में भारी निर्माण मिट्टी की पकड़ को ढीला करता है। ऐसे में भूकंप आने पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इमारतों के निर्माण के समय भूकंप से बचाव संबंधी मापदंडों का ख्याल रखना। मिट्टी की पकड़ मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। आपके हित में तत्पर एनडीए में। बरसात में कई स्थानों पर लैंडस्लाइड के कारण जान माल का काफी नुकसान हुआ है। बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड जरूर होता है क्या? पहाड़ों पर मिट्टी की मजबूत पकड़ नहीं होने से ही ना बारिश में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता है। तो इसमें गलती किसकी है काका? हमारी गलती कैसे? जैसे पेड़ न लगाना और पेड़ों की कटाई, गलत खेती करना, लापरवाही से कूड़ा करकट फेंक देना जिससे पानी की निकासी का रुक जाना। ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करो और लैंडस्लाइड से बचो। बिल्कुल। आपके हित में तत्पर एनडीए में। पत्थर, मिट्टी, झरने का पानी भी बंद। लैंडस्लाइड होने के लक्षण। अरे सब लोग इकट्ठे हो। क्या खबर है डाक बाबू? खबर कुछ ठीक नहीं है काका। लैंडस्लाइड होने का खतरा है। अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे घर बार छोड़ दें? अरे घर की चिंता छोड़ो, जल्दी से अपना सेफ्टी किट और जरूरी कागजात लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो। लैंडस्लाइड हुआ था और इसके दोबारा आने के आसार हैं। आपके हित में तत्पर एनडीए में।